तो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये प्रीवियस ईयर हिंदी के क्वेश्चन हैं। तो आज हमें 263 नंबरिंग से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है। और स्टार्टिंग करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर ये मेरी वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी होगा, कड़हप्पा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरखनाथ थे। शिव के उपासक नाथ योगियों की संख्या 9 थी, जिसमें गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जलंधरनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद्र और भरथरी नाथ तथा जलंधरी पाव आदि ने नाथ साहित्य का विकास किया। कड़प्पा आदिकालीन सिद्ध कवि हैं। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं? ऑप्शन होगा सी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से हुआ। इसमें गोरखनाथ के 14 ग्रंथों का प्रमाणिक मानकर उनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? तो ऑप्शन है सही, शिवसिंह सरोज में। तो इसकी व्याख्या करते हैं। चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा शिवसिंह सेंगर कृति शिवसिंह सरोज में कहा गया। वीररस के साथ साथ चंद्रवरदाई नक्सिक वर्ण या सिंगार के वर्ण में भी कुशल थे। इसी आधार पर शिवसिंह सरोज में उन्हें छप्पयों का राजा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वो एकदम नहीं है। तो ऑप्शन है, किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कथा की परीक्षा इम्तिहान की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वो एकदम नहीं है। राहुल सांकृत्यायन का इतिहास ग्रंथ हिंदी काव्यधारा 1944, हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का साहित्यिक इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीतों भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन होगा डी सही, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। सिद्ध साहित्य के संबंध में गलत कथन है। सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन मागधी और हट्ट में हुआ। 7वीं शताब्दी ईस्वी के सिद्ध कवि सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपाद की प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है। और सिद्ध कवियों ने सहज साधना, गुरु सेवा का गान किया है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्ध कवियों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं? तो मत्स्येंद्रनाथ जी हैं। मत्स्येंद्रनाथ कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर प्रबोधचंद बागची ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो भारतेश्वर बाहुबली
रास है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास जैन कवि शालिभद्र सूरि द्वारा रचित है। यह हिंदी काव्य रचना आदिकालीन अपभ्रंश प्रभावित रचना है। इस ग्रंथ में भारतेश्वर एवं बाहुबली की चरित्र का वर्णन है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि तथा उनकी कृत भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो ऑप्शन सही है रासो साहित्य का। इसकी व्याख्या करते हैं। चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा भी नाम है। रासो साहित्य को ही चारण साहित्य भी कहते हैं। वीर रस प्रधान रासो साहित्य की रचना अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में की गई है। पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो आदि प्रमुख रासो ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है? तो ऑप्शन ए होगा राहुल सांकृत्यायन ने। इसकी व्याख्या करते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा इसे वीर गाथा काल तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा संधि काल एवं चारण काल नाम दिया गया है। जॉर्ज ग्रेसन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन होगा सी सही, सिख साहित्य। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सिख साहित्य आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य उपलब्ध है। सिख साहित्य भक्तिकालीन काव्यधारा के संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आती है। संत काव्यधारा में अनेक सिख गुरु की रचनाएं उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? तो ऑप्शन होगा हमारा डी सही, वीर। तो इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। आदिकालीन रासो काव्य ग्रंथों की वीर और रसात्मक रचना प्रवृत्तियों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। वीर रस के अतिरिक्त आदिकालीन रचनाओं में श्रृंगार रस का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी सही है, शंभु को। अपभ्रंश का वाल्मीकि शंभु को कहा जाता है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। जैन कवि शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। 8वीं सदी के आदिकालीन कवि शंभु पौमचर्यु, पद्मचरित, रिठेड़मी चर्यु, अरिष्टनेमी चरित, हरिवंश पुराण का तथा स्वयंभू छंद नामक ग्रंथों की रचना की है। पौमचर्यु में राम की कथा है तथा अरिष्टनेमी चरित, हरिवंश पुराण में कृष्ण की। अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू ने अपनी रामायण पौमचर्यु में केवल 5 कांड रखे। उनका नाम वाल्मीकि रामायण से मिलता है। इन्होंने बाल कांड का नाम विद्याधर कांड रखा तथा अरण्य एवं किसंधा कांड को नहीं रखा। 10वीं सदी के अन्य जैन कवि पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभीति कहा जाता है। एक अन्य जैन कवि धनपाल ने भविष्ययत कहा नामक प्रसिद्ध कृति की रचना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? तो ऑप्शन होगा बी सही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इसकी व्याख्या करते हैं। काव्यगत प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं।
ने वीर रस की प्रधानता वाले रासो साहित्य के आधार पर हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी है, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल को चारण काल कहा है। राजाश्रित कवि फुटकर दोहों को त्याग कर पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करने लगे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है। यही नामकरण प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन होगा डी सही, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। इसकी व्याख्या करते हैं। चंद्रवरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रवरदाई ने अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उपलब्धियों पर पृथ्वीराज रासो नामक काव्य ग्रंथ में शौर्य, वीरता, पराक्रम का अंकन किया और जयचंद को देशद्रोही के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि जगनिक ने आलाखंड परमाल रासो नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। तो जगनिक जी ने आलाखंड परमाल रासो नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन हमारा सही होगा चंद्रवरदाई। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के आश्रित कवि चंद्रवरदाई के द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा इनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना। वीर तथा सिंगार रस प्रधान पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का उल्लेख है। महोबा के राजा परमर्दी देव के आश्रित कवि जगनिक ने परमाल रासो या आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। मुल्ला दाऊद ने चंद्रयान नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंभु को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो ऑप्शन होगा ए सही, रामकुमार वर्मा जी ने। इसकी व्याख्या करते हैं। शंभु को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, जबकि गणपति चंद्रगुप्त ने अपने हिंद साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। सिद्धों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है? ऑप्शन सी सही, सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। हिंदी के सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा से है, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में वह साधना सिद्ध योगिनी जिसे साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है, तब उस साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि, हिंदी के भी प्रथम कवि सरहप्पा ने अपने ग्रंथ दोहा कोश में सिद्ध हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया। फर्स्ट है कर्म मुद्रा, सेकंड है धर्म मुद्रा, थर्ड है ज्ञान मुद्रा और फोर्थ है महामुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों को वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन मिलता है तो हमारे परमाल रासों में। तो इसकी व्याख्या करते हैं। परमाल रासो 1230 ईस्वी या आलाखंड की रचना जगनिक ने की है। इसमें आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन या वीर गीत काव्य है। आलाखंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आलाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो ऑप्शन सी सही है, गोरखनाथ। जिसकी व्याख्या करते हैं, नाथ पंथ के प्रणेता महंत गोरखनाथ थे। मच्छरनाथ का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। गुरु गोरखनाथ साहित्य के आरंभकर्ता थे, जो कि मच्छरनाथ के शिष्य थे। सॉरी, मच्छंदर नाथ है, मच्छंदर नाथ है। तो गुरु आदिनाथ को नाथ साहित्य में स्वयं शिव माना गया है। एक बार फिर से इसको कर देते हैं। नाथ पंथ के प्रणेता महंत गोरखनाथ थे और मच्छंदर नाथ का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। गुरु गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता थे, जो कि मच्छंदर नाथ के शिष्य थे। गुरु आदिनाथ को नाथ साहित्य में स्वयं शिव माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की है? खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई। तो ऑप्शन विद्यापति हैं इस कवि को लिखने के लिए। तो इसकी व्याख्या करते हैं, उक्त पंक्तियाँ कवि विद्यापति की हैं। विद्यापति आदिकालीन कवि थे। कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली विद्यापति की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत जी को माना जाता है। इसकी व्याख्या करते हैं, पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। ये शैव थे, किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए थे। ये अपने को अभिमान मेरु कहते थे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर ये मेरी वीडियो आप तक प्लीज़ पहुंच रही है तो बिना स्किप किए आप इसे पूरा देखिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।